दौलत। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करने वाले हैं साफ तौर से सेबी के सर्कुलर के बारे में, दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिसके तहत अब एएमसीज जो हैं डेट ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर पाएंगे। आप सभी के लिए टैक्स बचाने का एक और मौका या विकल्प आपको मिल जाएगा पैसिव ईएलएसएस के जरिए। इसको आपको कैसे देखना चाहिए? जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस दिए गए हैं डेट फंड्स के लिए, उसको एएमसीज कैसे अमल में ला सकती हैं? जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर हम समझेंगे। हमारे साथ महेंद्र जाजू, सीआईओ फिक्स्ड इनकम मिरर एसेट मैनेजमेंट के शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो आपसे साफ तौर से महेंद्र जी होगा, सेबी के गाइडलाइंस पर आपने सर्कुलर पढ़ा है ऑब्वियसली, मुझे बताएं कि क्या कुछ आपको इसमें अहम लगा जो कि भारत में अब तक नहीं हुआ था और वक्त आ गया था कि ये बदलाव हो ही जाना चाहिए डेट फंड से जुड़ा हुआ खास तौर से? देखिए, एक तो जो डेट फंड्स में वॉलेटिलिटी होती है और एक अनसर्टेनिटी होती है कि आगे चलकर एनएवी किधर जाएगा। एक जो भी आदमी डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका एक मेन पर्पस होता है कि मुझे एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न मिले, मेरा एसेट जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रहे। और पिछले 2-3 साल में हमने मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखा और कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ा सा क्रेडिट को लेके भी इशू हुआ। तो उसके बाद सेबी ने एक के बाद एक काफी सारे रेगुलेशंस में बदलाव लाए और ये जो डेट ईटीएफ है ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक सर्कुलर है। इसके बाद जो गाइडलाइन है वो बहुत क्लियर है कि डेट फंड में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ईटीएफ कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसमें इन्वेस्टर जब आएंगे तो उनको पता होगा कि उनको किस तरह का पोर्टफोलियो मिलेगा, उनको किस तरह के यील्ड्स मार्केट के हिसाब से मिल सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में यदि वो इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स को फंड मैनेजर को फॉलो करना होगा। तो कुछ भी नेगेटिव या प्लेजेंट सरप्राइज नहीं मिलेगा। जैसे एक रेलगाड़ी एक दो पहियों के दो पटरी के बीच में चलती है, वैसे जो डेट ईटीएफ है वो दो पटरी जो गाइडलाइन ने बताया है कि इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से किया जाएगा। और एक सर्कुलर में बहुत अहम पॉइंट है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सेबी ने कहा है कि किस तरह के डेट ईटीएफ फंड्स शुरू में लॉन्च होने चाहिए। वो 1 महीने के अंदर एमफी एक थोड़ा सा सजेशन देंगे। तो एक बहुत ही ब्रॉड इंडस्ट्री लेवल पे एक तरह का पैटर्न बनेगा जो कि इन्वेस्टर के लिए डेट फंड में इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट कर देगा। मुझे बताइए, जो ईटीएफ आएंगे वो किस तरह के हो सकते हैं? ईटीएफ्स कहाँ निवेश कर सकते हैं? जो निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं वो क्या क्या खरीद पाएंगे इन डेट ईटीएफ्स के जरिए? तो देखिए, जो डेट ईटीएफ है उसमें बेसिकली सेबी ने 3 तरह के कैटेगरीज बताए हैं। पहली कैटेगरी जो ईटीएफ की है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में ही इन्वेस्ट करेगा। दूसरा एक कैटेगरी है जो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी। तो एक तरह से आप देखें तो उन्होंने रिस्क प्रोफाइल को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला जो कैटेगरी है उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, सेकेंड कैटेगरी में 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड थर्ड कैटेगरी इज अ हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें आप एक प्रोपोर्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि जो डेट ईटीएफ आएंगे वो अलग अलग मैच्योरिटी के होंगे। तो समझिए एक प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलर कैटेगरी विद इन द ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड है जिसको हम बोलते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड। तो जिस तरह से बैंक फिक्स डिपॉजिट होते हैं कि आपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट किया तो आपने 3 साल का फिक्स डिपॉजिट किया या 5 साल का फिक्स डिपॉजिट किया, वैसे ही जो टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड होंगे या टारगेट मैच्योरिटी ईटीएफ होंगे वो एक नियमित अवधि के लिए होंगे। जैसे कि 3 साल का मान लीजिए एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है या 5 साल का है या 10 साल का है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे वो इन्वेस्टमेंट उस मैच्योरिटी के आसपास ही रहेंगे और
इन नो सर्कमस्टांस कोई भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी की मैच्योरिटी उस टारगेट मैच्योरिटी की उसकी जो डेट होगी उससे आगे की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। तो उसमें इन्वेस्टर को यदि 1 साल के लिए पैसा है तो 1 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, 3 साल का है तो 3 साल के अपना टारगेट मैच्योरिटी फंड। सो एक उसको 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल एक उसको एडवांटेज मिलेगी। पहला, उसे पता है कि किस तरह के पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्ट कर रहा है और उसमें कुछ डेविएशन नहीं हो सकता, किस तरह की अवधि के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है और किस तरह की एक रिटर्न उसको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, डेट में अक्सर एक कंसर्न ये रहता है कि किस तरह की पेपर की क्वालिटी है। अब इसको लेकर भी एक कैपिंग जो है वो सेबी ने डिफाइन कर दी है, उसके बारे में हमको बताएं। तो देखिए, सेबी ने अगेन जो क्रेडिट क्वालिटी है उसको बेसिकली 4 कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी जो है उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स है विच इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और उसके अलावा 3 कैटेगरी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है या गवर्नमेंट के ओनरशिप में है। तो एक ये कैटेगरी है जिसको उन्होंने रिलेटिवली सेफर कैटेगरी माना है और इसलिए उस डोमेन में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह का सिंगल इशूअर या सेक्टर लिमिट उन्होंने नहीं डाला है। दूसरा कैटेगरी जो उन्होंने बनाया है, जो मैंने बताया 4 कैटेगरी में क्या है, जो बाकी 3 कैटेगरी है उनको उन्होंने रेटिंग के हिसाब से डिसाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है जो बॉन्ड्स जो AAA रेटेड है, दूसरा कैटेगरी जो है बॉन्ड्स वो AA रेटेड है, और तीसरी कैटेगरी जो है वो बॉन्ड्स बिलो AA रेटेड है, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेट ETF आएंगे उसमें जो मिनिमम क्वालिटी और क्रेडिट रेटिंग होगी वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होना चाहिए। तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग BBB+ तक होती है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज आप उसको A रेटेड कैटेगरी मानिए। तो उसके बाद उन्होंने 4 रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन की सिंगल इशूअर एक्सपोजर लिमिट, जैसे एक कोई भी सिंगल इशूअर में वो फंड 15% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा यदि वो प्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, और यदि वो मिक्स्ड है, हाइब्रिड है, तो उसमें एक सिंगल इशूअर में 12% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं यदि उसकी क्रेडिट रेटिंग AAA है। सिमिलरली AA के लिए 10% और बिलो AA के लिए उन्होंने 8% का लिमिट डाला है, और अगेन पूरा कॉर्पोरेट बॉन्ड का फंड होगा तो 12, 10 और 15, 12 और 10 का लिमिट है। तो बेसिकली उन्होंने एक तरह से पिरामिड बना दिया है कि यदि सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट की है, जो कन्वेंशनल विजडम से हम समझते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड है तो सेफ है, AAA बॉन्ड है तो सेफ है, उसमें उन्होंने ज्यादा लोकेशन दिया है। और जैसे जैसे आप रेटिंग कैटेगरी में नीचे जाते हो या जैसे जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हो, उन्होंने सिंगल इशूअर पे, सेक्टर पे, ग्रुप ऑफ कंपनीज पे एक कैप डाल दिया। तो उससे क्या होगा कि पोर्टफोलियो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से एक पर्टिकुलर इशूअर में मान लो किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम आई या एक सेक्टर में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आई, तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड वो एक फंड को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज होने से बचाएगा। तो इन्वेस्टर्स विल हैव रीजनेबल प्रोटेक्शन की एक कहीं कंपनी में या एक इशूअर में प्रॉब्लम हो गई या एक सेक्टर में प्रॉब्लम हुई, तो ये जो वेल डाइवर्सिफाइड बाय डिफॉल्ट उन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अब आप वापस से मैं एक बार पूरा रिव्यू करूं कि मैंने क्या बोला, तो मल्टीपल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले आप सेफ्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइज गवर्नमेंट प्राइवेट, देन फ्रॉम विद इन द प्राइवेट सेक्टर रेटिंग वाइज AAA, AA और बिलो AA में आप कितना एक्सपोजर ले सकते हो। उसके बाद सिंगल इशूअर पे एक कैप डाला गया है। अब अलग अलग तरह के ETF में अलग अलग तरह की कैप है, जैसे मैंने आपको बताया, बट ब्रॉडली 15, 12, 10 यदि ये सिंगल कॉर्पोरेट बॉन्ड है, और 12, 10, 8 यदि अलग अलग तरह के मतलब उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी है तो। और फिर उसके बाद एक सिंगल इशूअर में एक कैप डाला गया है, मतलब ग्रुप ऑफ इशूअर्स, सपोज कीजिए एक
पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप है, उसमें 4-5 अलग अलग कंपनियां हो सकती है, तो सब कंपनियों का मिला के कैप डाला गया और फिर उसके बाद अंत में सेक्टर के कैप डाला गया कि कल को मान लीजिए शुगर सेक्टर या मैं जस्ट एक रैंडमली बोल रहा हूँ टेक्सटाइल सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी, किसी भी एक सेक्टर में प्रॉब्लम आए तो वो पूरे फंड का एक जो प्रोफाइल है उसको पूरा ही ना उजाड़ दे। तो ये मल्टीपल सेफ्टी नेट्स होने से एक ये बहुत अट्रैक्टिव मेरे ख्याल से ऑप्शन बन जाता है रिटेल इन्वेस्टर के देश लिए। में पहली बार आप ऐसा कुछ किए कर रहे हैं डेट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन साथ ही महेंद्र जी यहाँ पर एनएवी में फर्क और साथ ही आपके जो ट्रैकिंग एरर है इसको लेके भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं, वो क्या है? देखिए, ट्रैकिंग एरर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप यदि इंडेक्स फंड मैनेज कर रहे हो या ईटीएफ कर रहे हो तो आपको जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसी को आपको बेसिकली रेप्लिकेट करना है। तो एक तरह से हम इसको जो हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं पैसिव मैनेजमेंट, मतलब आपको जब पैसा आता है तो आपको पहले से फॉर्मूला बता गया है कि इस प्रोपोर्शन में या इस तरीके से आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यदि हम ऐसा यदि कोई फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं तो जो बेंचमार्क की रिटर्न है या इंडेक्स की रिटर्न है, फंड की रिटर्न उससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होनी चाहिए। और वो डेविएशन काफी कारण से हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि पैसा आने के बाद उसको डिप्लॉय करने में थोड़ा टाइम लिया गया हो, कहीं कुछ टेक्निकल चैलेंज हो या फंड मैनेजर ने कुछ व्यू लिया हो कि भाई एक हफ्ते बाद मार्केट अच्छा या खराब हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने जो इंडेक्स है वो इंडेक्स की सिक्योरिटीज लेनी है, वो शायद उस समय इमीडिएट मार्केट में ना मिले, या इंडेक्स में जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन पर आपको ना मिले। ये जो डेट फंड में है ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि जो इंडेक्स आपके जो सिक्योरिटी आपके इंडेक्स में है आपको सेम टू सेम सिक्योरिटी ना मिले या उस लेवल पे ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी काफी सारे स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड के टारगेट मैच्योरिटी फंड है। अब मान लीजिए इंडेक्स में जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यूएशन यील्ड है 7.5% और आपको मार्केट में 7.45 मिले। तो फंड मैनेजर को ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जब खरीद रहे हो तो आपको सबसे अच्छा जो प्राइस या सिक्योरिटी मिल सकता है, सबसे नजदीक इंडेक्स के वो लो। अब यदि वैसा नहीं होता है तो जो इंडेक्स की रिटर्न है और फंड की रिटर्न में गैप होगी, उस गैप को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो सेबी ने बोला है कि जो ट्रैकिंग एरर है वो मेरे ख्याल से 1.5% से डेट टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में या इंडेक्स फंड्स में 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बेंचमार्क जो है उससे जो ट्रैकिंग एरर आएगी इन्वेस्टर के लिए वो भी एक इंडिकेटर हो जाता है कि फंड मैनेजर कितना एफिशिएंट है। यदि फंड मैनेजर जब इंडेक्स बनाते हैं और उसके बाद जब फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं उसमें उनकी कितनी एनालिसिस जाती है, कितनी सोच जाती है कि आप जो इंडेक्स बना रहे हो उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर पा रहे हो। अब यदि ट्रैकिंग एरर बहुत बढ़ गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन है या इंडेक्स की जो प्लानिंग की गई या एनालिसिस की गई वहां पे कुछ कमी रह गई, तो एक इन्वेस्टर को भी इंडिकेशन मिलेगा। तो ये आई थिंक ईटीएफ में या टारगेट इंडेक्स फंड्स में काफी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है और उसमें सेबी ने एक जनरल रेगुलेशंस में गाइडलाइन दे दिया कि यहाँ तक है तो ये नॉर्मल मार्केट एनोमलीज है, उससे ज्यादा है तो शायद इन्वेस्टर शुड आस्क मोर क्वेश्चंस कि भाई क्या हुआ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही एक मकसद है कि जागरूकता लाई जाए और साथ ही जिस तरह से डेट म्यूचुअल फंड्स में हम देख रहे हैं कि अभी तक थोड़ा सा निवेश कम आया है, इसको और थोड़ा सा यूनिफॉर्म बनाकर एक रूपता लाकर जो है सेबी की यही कोशिश रही है कि निवेशकों का रुझान थोड़ा सा डेट की ओर ज़्यादा बढ़े। और जो कि हम एक तरह से अगर देखें तो पैसिव फंड्स की तुलना में तो हम देख ही रहे हैं कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि डेट पैसिव में भी जो है ये रुझान आने वाले वक्त में हम बढ़ता हुआ देखें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने समय निकाला और पूरे इस मामले को, सेबी के सर्कुलर को आपने आसान भाषा में दर्शकों को समझाया है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे जो कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर लाइव भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो झटपट व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। ये वो नंबर है जहां पर हम आपके सवाल सिलेक्ट करते हैं और शो में शामिल करते हैं। मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।